अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्मा क्या है। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है आपकी एयरवेज। इट काज रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस एंड कॉफ। तो इसमें क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एयरवेज हैं उनमें बार बार वीजिंग साउंड्स आ रहे होते हैं। वीजिंग साउंड्स क्या होते हैं कि ये म्यूजिकल साउंड्स होते हैं जो कि आपकी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। ठीक है, फिर सांस नहीं आ रही होती उन पेशेंट्स को, उनको ऐसे लग रहा होता है कि उनकी चेस्ट जो है वह टाइट हो गई है और उनको बार बार कफ होता है। पर्टिकुलरली कफ कब होता है? एट द नाइट और इन द अर्ली मॉर्निंग में हो सकता है। अब ये क्या क्यों हो रहा है? कैरेक्टराइज बाय द रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास वीजिंग साउंड आते हैं, ब्रेथलेसनेस होती है, कफ हो रही होती है। ठीक है, caused by the hyper responsiveness of airways to variety of stimuli। अब इन पेशेंट्स में क्या होता है कि इनकी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है क्योंकि इनकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो एयरवेज हैं, वो हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाते हैं सर्टेन स्टिमुलाई से, जो कि नॉर्मल पीपल्स उससे नहीं होते। ठीक है, जैसे डस्ट हो गया, जैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो नॉर्मली लाइफ में हम वो इनहेल करते रहते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि उनकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो एयरवेज हैं, वो इन स्टिमुलाई से हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाते हैं। जब ये पोलन ग्रेन या डस्ट जो है वो उनके ब्रोंक्यूल्स में जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, उनमें ब्रोंक्यू कंस्ट्रक्शन हो जाती है। बट ये रिवर्सिबल कंडीशन है। रिवर्सिबल मतलब कि जब हम ड्रग्स देंगे, ठीक है, सर्टेन ड्रग्स लाइक ब्रोंको डायलेटर्स देंगे तो क्या होगा कि ये ब्रोंक्यूल्स फिर से डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल कंडीशन नहीं है, रिवर्सिबल हो गई। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो मेजर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो इसके हैं, मेजर जो काज हैं एज़मा के, वो हैं प्री डिस्पोजिशन टू दी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास IgE जो है वो बन रही होती है और उसको हम एटोपी क्यों कहते हैं? एटोपी एक कंडीशन होती है जिसमें कुछ पर्सनस के पास क्या होती है कि IgE की लेवल्स हाई होती हैं, मतलब कि वो नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जब IgE की लेवल बहुत ज़्यादा हाई होती है तो वो एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करवाती है। ठीक है, तो वो मास्ट सेल को स्टिमुलेट करती है, मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करते हैं जो कि ब्रोंको कंस्ट्रक्टर है, तो वहाँ पे ब्रोंक्यो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब एक्यूट ये हो सकती है एंड क्रॉनिक एयरवेज इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकियल हाइपर रेस्पॉन्सिव। अब ये एक्यूट हो सकती है, ये क्रॉनिक भी हो सकती है, जो हमारे एयरवे में जो इन्फ्लेमेशन हो सकती है उसकी वजह से, या फिर ब्रोंकियल हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस की वजह से होती है। तो इसके 3 काजेज आ गए। फर्स्ट जो मेजर फैक्टर है वो है हमारे पास ब्रोंकियल हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, जो कि कुछ लोगों में होती है, ये फेमिलियल कंडीशन होती है। लोगों के पास क्या होते हैं, IgE ज़्यादा अमाउंट में बन रही होती है। फिर इसका दूसरा काज हो सकता है कि भाई एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गई है एयरवेज में, जिसकी वजह से एयरवेज जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे देख लें आप कि कैसे सम पीपल्स में जो है वो ये चीज़ ज़्यादा होती है। अब किसी ने कोई पोलन ग्रेन इंजेस्ट किया या हमने कोई पोलन ग्रेन इंजेस्ट किया, इनहेल किया तो वो हमारे ब्रोंक्यूल्स में चला गया, हमारे लंग्स में चला गया। अब ब्रोंक्यूल्स में चला गया तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे ब्रोंक्यूल्स का जो एपिथेलियम है वो सीलियर एपिथेलियम होता है और वहाँ पे म्यूकोजा की म्यूकस की एक लेयर होती है जो कि उस पोलन ग्रेन को, उस डस्ट पार्टिकल को क्या करती है कि रिमूव कर देती है म्यूकोसिलियरी एक्शन से। म्यूकोसिलियर एक्शन क्या होता है कि सीलिया जो है वो हमारे इस तरफ होते हैं और म्यूकस पड़ा हुआ होता है। अब ये जो जब हमारे पास पोलन ग्रेन या कोई माइक्रोब या कोई डस्ट पार्टिकल आता है तो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है इस म्यूकस में, और सीलिया की वजह से सीलिया ऐसे मूव करते हैं और ये म्यूकस के जो ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो बाहर निकल जाते हैं एयरवेज के थ्रू। लेकिन अगर वो नहीं निकल पाए और वो हमारे पास एल्व्यूलाई में चले गए तो एल्व्यूलाई में हमारे पास हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, हमारे मास्ट सेल्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एल्व्यूलर जो मैक्रोफेजेस हैं वो इस पोलन ग्रेन को इंजेस्ट कर लेंगे, फेगोसाइड कर लेंगे। फेगोसाइड करेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है कि सम
पेशेंट्स में, सम पीपल्स में क्या होगा कि ये पोलन ग्रेन यहीं पे फेगोसाइट्स हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है जिनमें एटोपी होती है, तो वहाँ पे उनकी जो पोलन ग्रेन है उनका एंटीजन जो है वो उनके MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और ये मैक्रोफेज को अपने सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं। तो अब ये एंटीजन को लेकर अपने MHC 2 क्लास के साथ प्रेजेंट करेंगे हमारे टी हेल्पर सेल्स को। टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगे, इस एंटीजन को रिकग्नाइज करेंगे, उनके पास TCR रिसेप्टर्स होते हैं और CD4 से वो इस MHC 2 मॉलिक्यूल को कंफर्म करेंगे। जब ये दोनों बाइंड हो जाएंगे आपस में तो इनकी CD3 जो वाला मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या करवाएगा, ये इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन करवाएगा और उसके रिसेप्टर की प्रोडक्शन करवाएगा न्यूक्लियस से। तो जब इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस होगा और उसका रिसेप्टर प्रोड्यूस होगा तो फिर क्या होगा कि सेल में माइटोसिस होना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि ये टी सेल जिसने अभी इस एंटीजन को रिकग्नाइज किया है उसकी प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत सारे ऐसे ही टी सेल हमारे पास बन जाएंगे। जब हमारे पास बहुत सारे टी सेल्स बन जाएंगे तो क्या होगा कि अब हमारे पास एक जो है वो कॉलोनी बन चुकी है इन टी सेल्स की। साथ ही में क्या होगा कि हमारे पास इंटरल्यूकिन 4 जो है वो रिलीज़ होगा और इंटरल्यूकिन 5 रिलीज़ होगा। अब इंटरल्यूकिन 4 हमारे पास क्या होता है कि वो बी सेल ग्रोथ फैक्टर होता है, तो यानी कि वो बी सेल्स की भी प्रोलिफरेशन करवाएगा। जब बी सेल प्रोलिफरेट होंगे तो हमारे पास वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंटरल्यूकिन 5 के रिसेप्टर प्रोड्यूस करेंगे और इंटरल्यूकिन 5 जो हमारे इससे टी सेल से रिलीज़ हुआ था वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा और बी सेल जो है, इंटरल्यूकिन 5 क्या है, बी सेल डिफ्रेंशिएशन फैक्टर है। यानी कि अब ये बी सेल जो हमारे बन चुके हैं इतने सारे वो डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू दी प्लाज्मा सेल्स में। अब प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है वो डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे ये प्लाज्मा सेल्स हमारे पास एंटी पोलन IgE बनाएंगे। ये जो पोलन ग्रेन था हमारे पास जिसका एंटीजन इन सेल्स को प्रेजेंट किया गया था टी सेल्स को, तो टी सेल ने क्या किया कि बी सेल से उस पोलन के ग्रेन के एंटीजन की एंटीबॉडीज़ बनवा ली जो कि एंटी पोलन IgE है। अब ये IgE क्या करेगी, ये हमारे मास्ट सेल और बेजोफिल सेल्स पे जाके अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ पे अटैच होगी तो ये जो पर्सन है, अब ये हमारा पर्सन सेंसिटाइज हो चुका है इस पोलन ग्रेन के एंटीजन से। अब जब भी कभी ये दोबारा ये वाला पोलन ग्रेन इनहेल करेगा, ठीक है, जब भी उसके ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, उसके एयरवेज में जाएगा, तो ये क्या होगा कि ये पोलन ग्रेन जाकर इस अपनी एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा जो कि पहले ही मास्ट सेल पे लगी पड़ी हुई है। जैसे ही ये पोलन ग्रेन इस एंटीबॉडी के साथ IgEs के साथ बाइंड होगा तो यहाँ पे IgE की क्रॉस लिंकिंग होगी। जैसे क्रॉस लिंकिंग होगी तो ये IgE एक्टिवेट हो जाएगी। IgE एक्टिवेट होगी तो ये क्या करेगी, ये अपने मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देगी जिस पे ये लगी हुई है या फिर बेजोफिल सेल को। जब मास्ट सेल और बेजोफिल सेल्स एक्टिवेट होंगे तो फिर उनमें रिलीज रिएक्शन शुरू होगा। अब रिलीज रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले हम इमीडिएट फेज को देख लेते हैं। तो इमीडिएट फेज में क्या होगा हमारे पास कि जो ये मास्ट सेल हमारे एक्टिवेट हुए हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एंटीजन आया, ठीक है, एंटीजन आया तो हमारे जो ब्रोंक्यूल्स में, जो हमारी एयरवे में जो मास्ट सेल पड़े हुए हैं, सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल, यानी कि उनके जो ऊपर पहले से उनकी सरफेस पे हमारी IgE लगी हुई है जो कि सेंसिटाइज है इस एंटीजन से। अब ये एंटीजन आकर इस IgE से डायरेक्टली बाइंड हो जाएगा और इनकी क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। इनकी क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी तो ये हमारा मास्ट सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ये अपने मीडिएटर्स को रिलीज करेगा, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, ठीक है। तो हिस्टामिन क्या करेगा कि जो हमारी म्यूकोजल लाइनिंग एपिथेलियम है उसमें उसके परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। जब ये परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो जो ये हमारे जो एंटीजन है अब वो हमारे सब म्यूकोजल लेयर में आ जाएंगे। जब सब म्यूकोजल लेयर में आएंगे तो यहाँ पे हमारे और मास्ट सेल पड़े हुए हैं, हमारी ब्लड वेजल्स पड़ी हुई हैं, हमारी वेगल नर्व्स पड़ी हुई हैं, तो जाके ये एंटीजन सब उन सब पे बाइंड हो जाएंगे, जैसे कि
हमारे मास्ट सेल पे, हमारे बेसोफिल सेल पे, इजिनोफिलिक सेल्स पे, हमारी ब्लड वेजल्स पे, ये सारे जो एंटीजन हैं वो बाइंड हो जाएंगे। जब यहाँ पे मास्ट सेल पे ये बाइंड होंगे तो मास्ट सेल क्या कराएंगे, फिर से हिस्टामिन रिलीज होगा और ये वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। प्लस ये हिस्टामिन क्या करेगा कि हमारी वेगल जो नर्व है उसको स्टिमुलेट कराएगी, जो कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाएगी। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही है, हमारी वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो रही है और हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, जो कि फर्दर एपिथेलियम की जो परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एडिमा हो जाएगा, ठीक है। एडिमा क्योंकि फ्लूइड लीक हो रहा है, सेल्स आ जाएंगे हमारे पास, इजिनोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, ये सारे सेल्स इसमें आ जाएंगे। और साथ में ही ये मीडिएटर्स क्या करेंगे कि हमारी म्यूकस की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपने देखा था, यहाँ पे नॉर्मल हमारा जो है वो ब्रोंक्यूल का ल्यूमन था, सही है। जो नॉर्मल ब्रोंक्यूल का ल्यूमन आप देख सकते हैं इतना बड़ा है। अब हम देखते हैं अपने जो हमारा अब ये वाला ब्रोंक्यूल, अब जो है वो ये अब इसमें इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, इसकी जो सब म्यूकोजल लेयर है वो इन्फ्लेम्ड हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आ चुके हैं, जो हमारे पास ये ग्लैंड्स थे, सब म्यूकोजल ग्लैंड्स, उनकी हाइपरट्रॉफी हो चुकी है और यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस प्रोड्यूस हो गया है, जो कि इस हमारे ब्रोंक्यूल के ल्यूमन को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है और साथ में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो इन स्मूथ मसल्स की वजह से हो रही है। ये स्मूथ मसल जो हैं वो ब्रोंक्यूल्स ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है ब्रोंक्यूल्स की। तो ये तो था इमीडिएट फेज। अब इसके इमीडिएट फेज जो है तो मिनट्स में होता है। जैसे ही पोलन एंटीजन किसी ने या डस्ट पार्टिकल या कोई माइक्रोब किसी ने इनहेल कर लिया, तो फिर वो जल्दी से जाकर मिनटों में जो रिएक्शन होता है इसको हम इमीडिएट रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो लेट रिएक्शन होता है, लेट फेज रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है। तो लेट फेज रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा कि ल्यूकोसाइट्स का अराइवल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इमीडिएट फेज में बताया था कि वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारे ब्लड में जो भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, लाइक इजिनोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, हमारे बेसोफिल्स हो गए, ठीक है, वो मैक्रोफेजेस हो गए, वो सारे जो हैं वो इधर आ जाएंगे हमारे सब म्यूकोजा में सारे आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि साथ में हमारे जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं ये एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे, जो कि है ईओटॉक्सिन। ईओटॉक्सिन क्या करता है कि ये एक पोटेंट कीमो अट्रैक्टेंट है इजिनोफिल्स का, तो इजिनोफिल्स को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब जब इजिनोफिल्स आ जाएंगे तो इजिनोफिल्स जो हैं वो मेजर रिस्पॉन्सिबल सेल हैं फॉर द एयरवे डैमेज। क्योंकि ये हमारे पास रिलीज करते हैं मेजर बेसिक प्रोटीन्स और इजिनोफिलिक केटायोनिक प्रोटीन्स, जो कि हमारी एयरवे की रीमॉडलिंग करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है, हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रोंकियल ग्लैंड्स हो जाती है और स्मूथ मसल्स की भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। एड इन इरिवर्सिबल कंपोनेंट ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये डिजीज़ इरिवर्सिबल भी हो सकती है, बट ज़्यादातर ये डिजीज़ रिवर्सिबल होती है। जब हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे तो ये सारी और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे लाइक ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, तो ये हमारी इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी और ब्रोंकोडायलेटर से ये कॉन्स्ट्रिक्शन ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल्स की जो है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो फिर से डायलेट हो जाएंगे और साथ में म्यूकस प्रोडक्शन को भी रोक देगी वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब हम टाइप्स डिस्कस करते हैं एस्थमा के। तो एस्थमा के जो है वो हमारे पास फर्स्ट टाइप है एटोपिक एस्थमा। जैसे मैंने एटोपी आपको बताई थी, तो उसमें क्या था कि पर्सन्स के पास हमारे पास जो टाइप 1 IgE जो है वो बहुत ज़्यादा होती है उनके पास, ठीक है। तो वो ज़्यादा मास सेल्स पे लगेगी, तो जब दोबारा पोलन ग्रेन आएगा तो वो उस पर आके अटैच हो जाएगा और उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी और मास सेल भी एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर वही सेम बात होगी, हिस्टामिन रिलीज होगा, परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी और म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एटोपिक एस्थमा का जो टाइप जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है, ज़्यादातर पेशेंट्स में हमें ये मिल रहा होता है।
अब ये जब मिलेगा तो ये जो टाइप है अस्थमा की, ये हमें चिल्ड्रंस में मिलेगी, क्योंकि ये चाइल्डहुड, ये जेनेटिक फैक्टर होता है, तो ये चाइल्डहुड से ही हमें मिलेगा। इसमें हमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री मिलेगी, यानी कि फैमिली में कुछ और भी लोग होंगे जिनको ये सेम टाइप की अस्थमा होगी। और onset of asthmatic is often preceded by allergic rhinitis, ट्राइका और एक्साइमा। अब जब इनको एस्थमाटिक आएगा तो उनकी नाक जो है वो बह रही होगी, नाक में भी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, राइनाइटिस हो जाएगी, एलर्जिक ट्राइकेरिया क्या होते हैं कि हमारे पास स्किन में रेश बन जाते हैं। अटैक्स ट्रिगर्ड बाय द एलर्जन इन डस्ट, पोलन, एनिमल, डेंडर, फूड और बाय इन्फेक्शन लाइक और ड्रग्स से भी हो सकता है, लेकिन ड्रग्स वाली दूसरी अस्थमा की टाइप है, वो हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अस्थमा के जो अटैक आएगा वो किस से ट्रिगर होगा, उसके ट्रिगर्स मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, ये स्टिमुलस है हमारे पास, डस्ट, पोलन, एनिमल, डेंडर में जो एंटीजन होती है, फूड से भी हो सकती है। स्किन टेस्ट ऑफेंडिंग एजेंट और एंटीजन रिजल्ट्स इज़ एन इमीडिएट फील एंड फ्लेयर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन जिसकी वजह से उस पेशेंट को एलर्जी हो रही है, हम क्या करते हैं कि उसके बाजू पे, ठीक है, उसके बाजू पे हम क्या करते हैं, वही एंटीजन 0.01 मिलीलीटर इंजेक्ट करते हैं। जब ये एंटीजन इंजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, मास्ट सेल्स होंगे जो पहले से ही सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल है, वो पहले ही उसके स्किन के सबक्यूटेनियस टिश्यू में मौजूद होंगे, तो उन पे जाकर ये एंटीजन बाइंड हो जाएगा और वहाँ पे उसी वक्त इमीडिएट रिएक्शन शुरू हो जाएगा। वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एडिमा हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, यानी कि इन्फ्लामेशन के सारे साइंस आ जाएंगे और वहाँ पे एक व्हील फ्लेयर टाइप एक हमें मिलेगा, लीजन मिलेगा। तो हम कहेंगे कि भाई सही है, ये इस पेशेंट को इस वाले एंटीजन से एलर्जी है, ठीक है। उसके अलावा एक और डायग्नोसिस का क्राइटेरिया होता है इसमें कि हम कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं, तो वो होती है सीरम रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं आईजीई को, जो आईजीई हमारी प्रेजेंट है ब्लड में और मास्ट सेल पे, उन एंटीजन के ख़िलाफ़ हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई किस स्पेसिफिक एंटीजन से वो आईजीई बाइंड हो रही है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस बंदे को किस किस चीज़ से एलर्जी है, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि भाई आप इससे दूर रहें क्योंकि आपको इससे अस्थमा का अटैक आ सकता है। उसके बाद दूसरी टाइप को हम डिस्कस करते हैं, तो दूसरी टाइप है हमारे पास नॉन एटोपिक अस्थमा। अब नॉन एटोपिक अस्थमा में क्या होता है कि इसमें हमें एलर्जन सेंसिटाइजेशन या स्किन टेस्ट कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलता, सब नेगेटिव मिलता है, फैमिली हिस्ट्री भी लेस कॉमन मिलती है हमें, लेकिन इसके जो हमारे पास काजेज़ हैं वो मोस्टली वायरसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, जिससे राइनो वायरस की वजह से हो गया, पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो गया, या फिर इनहेल्ड एयर पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, इन गैसेस की वजह से इनको अस्थमा का अटैक आता है। इसकी पैथोजेनेसिस जो है वो क्लियर नहीं है। ह्यूमरल और सेल्यूलर मीडिएटर्स ऑफ एयरवेज आर कॉमन इन बोथ टाइप्स, सो ट्रीटेड इन सिमिलर वे। लेकिन जो मैकेनिज़्म है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा था, जो हमारे पास एडिमा हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रही थी, वो सेम ही है, तो हम इनको सेम तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि ब्रोंको डायलेटर्स दे सकते हैं, हम इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं, जिनकी वजह से ये दोनों सही हो जाएंगे, ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं ड्रग इंड्यूस अस्थमा की। तो एस्प्रिन एक हमारे पास ड्रग होती है जिसकी वजह से हमारे पास अस्थमा होता है। एस्प्रिन की वजह से जो है वो जो पेशेंट्स ज़्यादातर जो बच्चों में जब हम एस्प्रिन देते हैं तो क्या होता है कि वो सेंसिटिव हो जाते हैं उस एस्प्रिन के एक मॉलिक्यूल से। तो फिर क्या होगा कि उनमें जब भी वो एस्प्रिन लेंगे तो उनमें रिकरेंट राइनाइटिस हो जाएगा, नेजल पॉलिप्स बन सकते हैं, आर्ट्राइकेरिया यानी कि रेशेस हो सकते हैं और ब्रोंकोस्पाज्म हो सकती है। इसकी भी प्रिसाइज पैथोजेनेसिस जो है वो अननोन है, बट इसको ये कहा जाता है कि ये क्या करती है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट करती है। तो ये क्यों? क्योंकि ये साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को इनहिबिट करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास दो पाथवे होते हैं। जब हमारा आर्किडोनोइक एसिड बनता है
वो क्या करते हैं कि वो दो पाथवे में जाता है, एक से हमारे ल्यूकोट्रीन बनते हैं और एक से हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन तो हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं वो हमारे पास ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर होते हैं और ये पोटेंट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर होते हैं। तो ये क्या करवाते हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। अब हमारी जो एस्पिरिन होती है वो इस पाथवे पे एक्ट करती है, इस पाथवे पे यहाँ पे एक एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, उसको इनहिबिट करती है। तो ये एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनते। तो ये जो सारा एराकिडोनिक एसिड है वो हमारे पास ल्यूकोट्राइन बनाने वाले पाथवे में चला जाता है और ल्यूकोट्राइन हमारी बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जब ल्यूकोट्राइन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे तो वो ज़्यादा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे और वहाँ पर हमारे पास एस्थमा का अटैक आ सकता है। अब चौथी टाइप है ऑक्यूपेशनल एस्थमा। ऑक्यूपेशनल यहाँ पे आप काम करते हैं लाइक फैक्ट्रीज़ में, फ्यूम्स की फैक्ट्रीज़ में, लाइक इपॉक्सी, रेजिन्स, प्लास्टिक्स की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, या फिर केमिकल डस्ट लाइक वुड का काम करते हैं, कॉटन, प्लेटिनियम का काम, या गैसेस वो इनहेल ज़्यादा करते हैं जैसे टोलिन हो गई, या फिर दूसरे केमिकल्स की वजह से उनका जो है वो एस्थमा हो जाती है, उनकी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। अटैक ऑफ एस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स हम देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट कैसे आएगा। तो सीवियर डिस्निया के साथ आएगा, वीजिंग हो रही होगी यानी कि म्यूजिकल साउंड्स जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट फॉर 1 to several hours and subside either spontaneously or with therapy। तो ये स्पॉन्टेनियसली भी सबसाइड हो सकती है, लेकिन अगर थेरेपी दें यानी कि हम ब्रोंकोडायलेटर्स दें, जो इन्हेलर हमारे उन पेशेंट्स के पास हमेशा होता है, एस्थमा वालों के पास, तो जब उनको अटैक होता है तो वो इन्हेलर ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होते हैं। तो उसकी वजह से उनका ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाते हैं, वो सही हो जाते हैं। लेकिन इसका एक और फॉर्म होता है जिसको हम स्टेटस एस्थमेटिकस कहते हैं, कि सीवियर फॉर्म होता है पैरोक्सिज्म्स यानी कि एपिसोडिक हमें अटैक आ रहे होते हैं एस्थमा के। इसमें क्या होता है कि एक एस्थमा का अटैक आया, वो रिकवर ही नहीं होया, तो दूसरा अटैक आ गया और ये पेशेंट रिकवर नहीं कर पाते, ये डेज तक भी चल सकता है। तो इसको विग्रस फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट महियर चाहिए होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल वेंटिलेशन चाहिए होती है इनको, साथ में और भी बहुत सारी ड्रग्स चाहिए होती हैं जो कि उनके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर सके। इसमें क्या होगा और ज़्यादा और क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम्स, हाइपोक्सिया हो सकती है, हाइपरकेपनिया हो सकती है और एसिडोसिस भी हो सकती है जो कि फेटल हो सकती है हमारे पेशेंट्स के लिए। फिर ट्रीटमेंट थेरेपीज़ में जैसे मैंने आपको बताया एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हो गया, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, बीटा एडिनर्जिक ड्रग्स देंगे और ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स देंगे। ल्यूकोट्राइन्स जो मैंने आपको बताया थी कि वो बहुत पोटेंट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर होते हैं, तो अगर हमने इनको इनहिबिट कर लिया तो हमारे ब्रोंक्यूल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो गया कि एजेंट्स डिड ब्लॉक इम्यून मीडिएटर्स लाइक इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 जो हमारे बन रहे थे, जिनकी वजह से हमारी IgE बन रही थी, तो उनकी इनहिबिटर्स भी हम दे सकते हैं। फिर ब्रोंक्यूल थर्मोप्लास्टी हम करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम थर्मल एनर्जी से ब्रोंकोस्कोपी करके हम जो हमारी स्मूथ मसल जो ब्रोंक्यूल्स की थी, जिनकी हाइपरट्रॉफी हो चुकी थी, उनकी हाइपरट्रॉफी और उनकी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को हम कम करते हैं थर्मल रेडिएशंस देकर। ठीक है, तो ये भी हम पेशेंट्स में करते हैं जिनको बहुत हाइपरट्रॉफी हो चुकी होती है, जिनके ब्रोंक्यूल्स के मसल बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिव हो चुके होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।